चले बेटे तो हम पढ़ते हैं अपने 12th केमिस्ट्री की बात। ठीक है, 12th केमिस्ट्री में हमने एक पार्ट को खत्म कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रो हो, केमिकल काइनेटिक्स हो या केमिस्ट्री का कोई भी फिजिकल का चैप्टर हो, वो तीन चार पार्ट्स का होता है और एक पार्ट दूसरे से अलग ही होता है। तो बेसिकली ये 2-3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलकर एक चैप्टर बना देते हैं। तो आज हम करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन से बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में हमें दो तरह की कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक तो वो है जो मेटल्स की होती है और एक वो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन के पे डिपेंड करती है। तो हम ये बातें करते हैं। सबसे पहले तो हम मेटालिक कंडक्शन की बात करते हैं। मेटालिक कंडक्शन, ये ध्यान रखना है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू अ मेटल जो है इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। So metallic conduction, it is due to movement of electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एक मूवमेंट है बच्चों, जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जाती है। पता लगती है बच्चों, जैसे हम मेटल्स में ऐसे करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर रखा है, ये मान लीजिए ये ऐसे वायर्स हैं, तो हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से चलता है और यहां पे आता है। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स थी, ठीक है ना। करंट इधर ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चलता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो इसमें एक टर्म आती है आर, मींस रेजिस्टेंस है बच्चों। अब जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, और रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटल ऑफ 1 यूनिट सेंटीमीटर लेंथ, 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट स्क्वायर एरिया। तो वो रेजिस्टेंस को हम जैसे L1 मीटर और A1 मीटर स्क्वायर है, तो रो इज दिस, R इज इक्वल टू रो आ गया। R इज इक्वल टू रो का क्या मतलब है कि ये उस पर्टिकुलर डायमेंशंस का रेजिस्टेंस है, ये याद रखना है। तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। चले, तो इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चलते हैं, ठीक है, तो वो कंडक्शन करेंगे बच्चों। अब जो ये कंडक्शन है बच्चों, ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन पर एटम। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, structure of the metal and number of valence electrons present per atom, temperature of course. It depends upon nature of metal। अब nature of metal में तो आपको पता ही है बच्चे, ये सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर है, जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एटम, ऐसे लिख लीजिए। एंड देन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ये मेटल की। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ही होती है, लेंथ एंड एरिया। एरिया ज्यादा है, एरिया कम है, ये आ गया, इस पे डिपेंड करती है ये स्ट्रक्चर के, ठीक है। एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर के साथ लिख लो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये है प्रॉब्लम, ये है मेटालिक कंडक्शन, ठीक है बच्चों। अब आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये आता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी किसकी बच्चे? इट इज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस की होगी, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी होगी ये कंडक्शन, ठीक है। तो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर has very
वेरी लो कंडक्शन, वैसे तो होती नहीं है, फिर भी हम वेरी वेरी लो कंडक्शन लिख लेते हैं बच्चों। अब कंडक्शन करेगा कौन बच्चों, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो जो प्योर वाटर है उसकी कंडक्शन होगी, एंड व्हेन इलेक्ट्रोलाइट is entered, it breaks into ions, तो वो अपने आइंस में ब्रेक कर देता है। आइंस का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब वो जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं वही कंडक्शन करते हैं बच्चों, ब्रेक इनटू आइंस, एंड दीज आइंस कैरीज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। अब आपको तो पता ही, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में या एक्वा सॉल्यूशन में जाने के अपने आयंस पे ब्रेक कर जाए, ये हो गया काम आपका। द कनेक्टिविटी जो होती है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, इसका मतलब समझिए आप, ये तो आपको पता लग गया। अब ये डिपेंड किस पे करती है, ये ध्यान से देखने वाली है। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ये एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। अब यहीं से आपका आज वाला टॉपिक जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ रहा है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, तो उसका पहला नंबर है जिसपे वो डिपेंड करती है। ये ध्यान से देखना। सबसे पहले है बच्चों जिस पे डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वो कितनी आयन फर्निश करता है, कितनी वैलेंसी, या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरे का पूरा ब्रेक हो जाएगा, अगर वीक है तो वो कम ब्रेक होगा। इसके हिसाब से उसकी कंडक्शन जो है आएगी। तो नेचर एंड देन का जो आता है बच्चों, उसमें अगर हम बात करें वो बहुत अच्छी, मतलब अच्छा पॉइंट बन जाता है। वो सबसे बात आती है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड पे आता है हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट का हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें विस्कोसिटी का मतलब है कि कंसंट्रेटेड वो कितना है, ठीक है। कंसंट्रेटेड है, आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन में, ये आगे करेंगे हम डिटेल में। तो विस्कोसिटी में वो आ जाएगा, ठीक है। वो कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, वो किस हिसाब से है, उस पर उसकी कंडक्शन की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर जाती है। इतना पता चला आपको गल बात। एंड देन आगे जो पॉइंट आएगा वो आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या है, इंक्रीज होती है बच्चों विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। ये ध्यान रखना है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ गया, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस पे बहुत सारी डिपेंडेंस होती है। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको सम अप में ले जाते हैं। देखिए हमें पता है बच्चों कि वाटर जो है उसकी वेरी लो कंडक्टिविटी है, और वेन द इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम उसमें डिसॉल्व करते हैं वो अपने आयंस देते हैं, और उन आयन से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बननी शुरू होती है। कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आयंस जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्शन बोलते हैं। अब ये जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंडेंस है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कैसा है, उसका साइज क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, उस पे साथ पे डिपेंड करती है। और उसके बाद किस पे डिपेंडेंस है, विस्कोसिटी पे डिपेंडेंस है, ठीक है। विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन है, वो ही आ गया बात। और टेम्परेचर, टेम्परेचर पे तो मैंने बता भी दिया कि इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसका कारण भी है बच्चों, कारण ये है कि जैसे जैसे आप पानी में टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, एक तो आयंस की मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है, और यहाँ मेटल
और इसमें फर्क ये है कि मेटल में तो वो एक ही बाउंड्री में, जैसे इस बाउंड्री में कन्फाइन होते हैं, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं वाइब्रेट करके कोलिजन्स कर लेते हैं, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी करते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है, तो कंडक्शन कम हो जाती है। यहाँ ही ऐसा नहीं होता, ये बीकर में होते हैं, आयंस की मूवमेंट बढ़ती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्पीड से जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से इनकी कंडक्शन जो है वो सही चलती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और एक जो पॉइंट आगे है वो अच्छे से डिस्कशन करते हैं, वो क्या है, वो बड़े आराम से सुनना ना। होता क्या है बच्चे, तो एज द इलेक्ट्रॉन एट वन एंड जो है गो टू द अदर एंड, द कंपोजिशन ऑफ मेटल जो कंडक्टर है वो चेंज नहीं होती। तो कंपोजिशन ऑफ मेटल does not change due to इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे बच्चों। ये था अपने पास, ये है इधर से प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चल पड़े बच्चे, जितने एंटर होते हैं उतने बाहर चले जाते हैं। आप जब इसको हटा देते हो बैटरी को तो ये अनचार्ज ही होती है, न्यूट्रल की न्यूट्रल, ना तो इस पे चार्ज आता है, ना इसकी कोई शेप में बदलाव आता है, ना इसकी कोई कलर में बदलाव आता है। इसकी कंपोजिशन वही रहती है, जो मेटल थी वही रहती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं बाहर हो गए। तो कंपोजिशन ऑफ मेटल डज नॉट चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ये याद रखना। कंपोजिशन बदलेगी बच्चों, कैसे, ये ये है मान लीजिए अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक जो एक सोल्यूशन है जो कंडक्शन कर रहा है, मान लीजिए ये है, मैं खुद बना रहा हूं, ऐसे ही बता भी सकता था मैं। ये मान लीजिए V और ये आ गया आपका कंडक्शन। अब यहां था ZnSO4 और यहां था कॉपर SO4। टाइम के बाद होता क्या है, धीरे धीरे यहाँ कॉपर खत्म हो जाता है, SO4 बढ़ जाता है, यहाँ जिंक बढ़ जाता है, SO4 कम हो जाता है। वो तो 60 मिनट से हम इधर उधर कर लेते हैं, तो कंपोजिशन में तो फर्क आना शुरू हो जाता है ना। ठीक है ना, धीरे धीरे तभी तो रुकता है। तो हम क्या यहां से सीखेंगे, बट द पैसिव जब होता है, ठीक है, ऑफ करंट का जो होता है ना थ्रू द आयनिक सोल्यूशन, सो देयर फॉर लॉन्ग पीरियड द कंपोजिशन गेट चेंज। अब जैसे अब इस एक तो ये समझ आ गया, दूसरा समझे बच्चों आप यहां से, तो ये भी हो सकता है। मान लीजिए ये सोल्यूशन ले लिया, अब यहां आपने करंट को पास करवाया, ठीक है, तो करंट को पास करवा दिया आपने, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने इसमें से एक करंट को जो पास करवाया, ऐसे मान लीजिए कंपोजिशन में ऐसे नहीं करते हैं, छोटा यहां करते हैं, ये ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ले लेते हैं और यहां इसको जोड़ देते हैं। अब यहां NaCl है और H2O है, ठीक है, H2O है। अब यहाँ प्लस माइनस, तो ये इधर उधर जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो प्लस है, ठीक है, और ये प्लस है, ये इधर बढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक वहां डिस्चार्ज होगा। इसी तरह से ये H प्लस और OH जो नेगेटिव है और वो Cl नेगेटिव है, वो इधर बढ़ते हैं। तो यहाँ से कुछ गैस बाहर निकल जाएगी, कोई हाइड्रोजन या क्लोरीन गैस बाहर चली जाएगी, तो इसको कंपोजिशन को धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन द पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट, ये याद रखना है, हमेशा डीसी क्रॉस करवाना है। तो कंपोजिशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन चेंजेस, तो ये धीरे धीरे बदल जाती है। वो भी बता दिया मैंने, वो खुद बना रहा था करंट तब भी आ गया। अब अगर आपने करंट को पास ही करवा दिया तो फिर ये आ गया। अब जैसे ये एक्वा सोल्यूशन है, अगर मोल्टन होता तो फिर सोडियम डिपॉजिट हो जाता, क्लोरीन गैस उड़ जाता, पानी ना होता। पानी है, H2 है, तो क्लोरीन गैस उड़ेगी और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। पानी में क्या बच गया आपके पास, NaOH बच गया, डाला था NaCl और H2O,
और बच गया ओनली NaOH ऑक्सीडेशन, क्लोरीन तो गैस बन के उड़ रहा है आपका। तो ये कंपोजिशन में बदलाव आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मेटेलिक कंडक्शन में मेटल का कंपोजिशन वही रहता है करंट के पैसेज होने से, बट जैसे जैसे करंट पास करता है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसकी कंपोजिशन को फर्क आता है। आयंस जो हैं कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कुछ गैस बन के उड़ जाते हैं, कुछ प्रेसिपिटेट्स बन के नीचे बहना शुरू कर देते हैं, कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। समझे बात? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब इसमें 3 टर्म्स आएंगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहली है स्पेसिफिक कंडक्शन। स्पेसिफिक कंडक्शन, और इसको बोलते हैं बच्चों कपा। क्या बोलते हैं? कपा। और ये है स्पेसिफिक कंडक्शन जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। सो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity और specific resistance, ये उसका रेसिप्रोकल माना जाता है इसको कपा। पर ये डेफिनेशन नहीं है बच्चों, ये है बेसिकली इट इज कंडक्शन ऑफ electrolyte in 1 centimeter cube of solution। तो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया, उसकी जो कंडक्शन है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्शन बोलेंगे। आपने कहीं देखा कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट की बात की है? इसमें नहीं है। बेसिकली इट इज कंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन होगा उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्शन कहेंगे, और इसके कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्शन कहेंगे, इसके यूनिट्स है पर सेंटीमीटर, और इसके यूनिट है सीमन पर सेंटीमीटर। तो ये है स्पेसिफिक कंडक्शन, जिसमें हमने नाम ही नहीं दिया कि इलेक्ट्रोलाइट कितना डाला। अब आता है बच्चों पहली और दूसरा आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्शन। अब इक्विवेलेंट कंडक्शन होता क्या है बच्चों? बेसिकली इक्विवेलेंट कंडक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, अब नाम से आ जाना चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्शन का मतलब होता है कि कंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। So conduction of electrolytic solution when 1 gram equivalent is added in solution। अब इन दोनों को आराम से पढ़ो बच्चों, कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाली बात है। क्या बात है बच्चों? ऊपर वाले में हमने अमाउंट की बात नहीं की है, वॉल्यूम की बात की है। नीचे वाले में हमने वॉल्यूम की बात नहीं की है, अमाउंट की बात की है। ये बस कनेक्शन तो कनेक्शन ही है ना। अब आप इक्विवेलेंट कंडक्शन के रूप में उसको मेजर करते हो, या आप मेजर करते हो उसको स्पेसिफिक कंडक्शन के लिए। तो ये जो है वो ध्यान से देखना। ठीक है, एक सॉल्यूशन वॉल्यूम में कितना डाला। अब यहां आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। क्या है? तो मैं यही आपके लिए रख करता हूं, बाकी मैं वैसे रख रहा हूं। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला, इसमें मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया। देखिए ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी कंडक्शन को हम बोलेंगे कपा। चले 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल रहा है तो इक्विवेलेंट, तो बोलेंगे क्या इसको? 1 कपा भी। अब यहां कपा और इक्विवेलेंट सेम है,
यहाँ कपा वो इक्विवेलेंट क्या है, सेम है। अब मैंने ले लिया बच्चों ये बड़ा सा क्यूब एक और, अब इसका वॉल्यूम है मेरे पास V सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब था। अब मैंने इसमें भी 1 इक्विवेलेंट डाल दिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्योंकि मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला है, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा कंडक्शन इक्विवेलेंट। पर भैया जी 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्शन है वो तो कप है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की क्या होगी, ये वाला, ये। तो ये रिलेशन बन गया इसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये वाला, ठीक है ना। देखिए ये बन गई हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्शन, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्शन कप है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की क्या होगी, ये आ जाएगी। पर क्योंकि 20 सेंटीमीटर क्यूब में हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला हुआ है, तो इसकी भी इक्विवेलेंट आ जाएगी, तो ये सेम ही होगी कंडक्शन। तो बेसिकली V क्या है, V इज द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व्ड। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट कपा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज एडेड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज एडेड। अब मान लीजिए बच्चों कि मैंने C ग्राम इक्विवेलेंट जो है ऐड कर रखे हैं। अब यहां ये आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लगे, तो इफ द सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इफ द सॉल्यूशन हैज C ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो 1 लीटर में हमने C ग्राम इक्विवेलेंट्स पा दिए, 1 लीटर में। देखिए हमें चाहिए वॉल्यूम सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब देखिए बच्चों C ग्राम जो है वो 1 लीटर में है, C ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में आएगा, 1000 बाय C। अब ये वो वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख लो इसको, चलो ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास जो रिलेशन है उसमें क्या आ जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल टू कपा इनटू 1000 बाय C। हियर C रिप्रेजेंट द नॉर्मेलिटी। अब इसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं क्योंकि ये पर लीटर होता है, तो C ग्राम इक्विवेलेंट, C इज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कर रखा है, तो आपको वहां दोबारा सॉल्यूशन में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो C ग्राम इक्विवेलेंट जब ऐड करेंगे तो बेसिकली C इज द नॉर्मेलिटी। आपने 5, जैसे 5N है तो ये 5N है, 5N का मतलब 5 या 5 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। अगर मैं लिख दूं CN तो इसका मतलब है C ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, C ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट्स जो है वो इसका एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन है। ये पता चला, इसको हम रिलेशन की डेरिवेशन बोलते हो। आप एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हो, बस इसको मत लिखना, सीधा ही लिख देना ये वाला। अब ये साइड पे लिख के यहां लिख देना वो वॉल्यूम। आप समझे बात इसकी। अब आगे बच्चों ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थी। अब इसकी आगे एक टर्म है बच्चों, वो है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, वो होती है बच्चों कि व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल आ गई, वो मोलैरिटी के साथ आ जाएगी। सो मोलर कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल या 1 मोलर सॉल्यूशन। सो इट इज कंडक्शन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। मोलर मतलब 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन। अब इसमें वो सारी बातें आ गई। क्या बातें आ गई बच्चे, 1 मोलर क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एडेड टू 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया, वो सारा वही आ गया। सो डेल्टा M जो है कपा इनटू 1000। अब यहां डालेंगे नीचे, हम इसके नीचे इसके लिए लिखेंगे बच्चों मोलैरिटी, तो होगा ये फिर भी C। अब यहां C मोलैरिटी है क्योंकि हमने मोलर कंडक्टेंस ले लिया। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये याद रखना।
अब मोलर कंडक्टिविटी के जो यूनिट्स हैं बच्चों, वो ध्यान से आपको याद करने हैं। ये है पर ओम, पर सेंटीमीटर, पर ओम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ये होते हैं। और एक क्या होता है, ये सीमेंस के हिसाब से भी होता है। सीमेन 1/ओम को बोलते हैं, ये याद रखना बच्चों, ये वाला ये सीमेंस होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां आज हमने क्या किया है, बेसिकली हमने डिफाइन कर लिया आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडक्शन क्या है, स्पेसिफिक कंडक्शन क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्शन क्या है और मोलर कंडक्टर्स, और हमने इनके बीच का एक रिलेशन भी फाइंड कर लिया है। समझे बात आप? तो ये हमने सारा रिलेशन और ये सब कुछ जो हमने फाइंड इसका कर लिया। ठीक है, तो आगे अब देखेंगे इसकी जो है कंडक्टिविटी, जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या जो मोलर कंडक्टिविटी है, हाउ दे बिहेव ऑन डिल्यूशन। तो वो डिल्यूशन पे कैसे बिहेव करते हैं, वो अगला काम अपना आ जाएगा। ठीक है, तो वो पार्ट आ गया बच्चों अपने पास। अगला पार्ट आ गया ये वाला, तो ये आ गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। पहली तो आ गई बच्चों कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी तो है स्पेसिफिक, ये है स्पेसिफिक। डिल्यूशन के होने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बच्चों कम हो जाती है, क्योंकि देखें आप ध्यान रखिए बच्चे, ये है मान लीजिए आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आपने जितना भी इलेक्ट्रोलाइट डालना वो डाल दिया, वो भूल जाओ। ठीक है, अब हमने इसको बड़े बर्तन में डाल दिया, डिल्यूशन कर दिया, पानी था बाकी तो यहां डाल दिया। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब खाली बर्तन और ले जाता है। अब देखो पहले जो आयंस थे वो 1 सेंटीमीटर क्यूब थे, अब इसको उठा के इधर पानी में डाल दिया, इसको कितना वॉल्यूम है छोड़ दो आप, मान लो वॉल्यूम भी था। अब इसमें से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया पानी को डालने के बाद। अब आप बताओ इन दोनों की कंडक्शन में क्या फर्क हो। देखिए यहां तो सारे के सारे आयन इसी के थे, तो सबके सब कंडक्शन कर रहे थे, इसी के लिए कर रहे थे 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। अब आपने इसको डिल्यूशन में डाल दिया, अब उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, तो आपके पास अब यहां जो आयन आएंगे वो कम आएंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगी ऑन डिल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पूरे आयन की कंडक्शन है, यहाँ तो कम आयन की कंडक्शन है। हम स्पेसिफिक कंडक्शन की स्पेशली बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो है कंडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इट डिक्रीजेस on dilution, decreases on dilution as number of electrons and number of ions per centimeter cube decreases। आपको इतना ही लिखना पेपर में, तो ये डिक्रीज कर जाए। अब आ गया बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। ये आ गया जो मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसमें वॉल्यूम का तो कुछ है ही नहीं। आप जितना मर्जी पानी डाल लो, जितना मर्जी कर लो, वहां हमने तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालना था। तो वो जो है जितनी ही आप डिल्यूशन करोगे उतना ही वो आयन ज्यादा बनाएगा, और ज्यादा आयन मिलेंगे तो कंडक्शन ज्यादा होगी। सो इट इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। ये दोनों उल्टा है बच्चों, as dissociation of electrolyte increases on dilution। जैसे जैसे आपकी डिल्यूशन होती जाएगी तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा से ज्यादा आयन देगा, ज्यादा से ज्यादा आयन देगा तो ज्यादा से ज्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। ये समझ लगा आपको? दोनों में थोड़ा फर्क है। यहाँ आयंस हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, यहाँ हमें जो इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया, जितना मर्जी वॉल्यूम ले लो उसी की कंडक्शन। देखिए आप ध्यान रखें, यहाँ हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला मान लीजिए, अब दोनों यहाँ तो सेम है, ठीक है, पर फिर इसको पानी में डाल दिया, पानी में डाला उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला।
अब जहां जो आयंस आएंगे वो कम आएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, पर अगर पानी में इसका देखें तो बहुत सारे आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे ना, दूर दूर हो जाएंगे और टूट जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो वो सारे आयंस तो इसी के पास ही रहने, क्योंकि वॉल्यूम का तो हमने हिसाब लेना नहीं है, नए वॉल्यूम की निकाल लेंगे, डिल्यूशन पे निकाल लेंगे। यहाँ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना था, बस उसी का झोल है, उसी का फर्क है, आपको अच्छे से ये याद रखना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टर में, मोलर कंडक्टर्स में, अब एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी तो डिल्यूशन के बाद एक फिक्स वैल्यू आ जाती है, इट रीचेस टू फिक्स वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस और इनफिनाइट डिल्यूशन। इनफिनाइट डिल्यूशन मतलब बहुत सारा पानी डाल दिया। ठीक है, अब ये इट नेवर रीचेस टू, इट नेवर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट नेवर, ये कभी भी अपनी एक डेफिनेट वैल्यू पे नहीं पहुंचता। जितनी डिल्यूशन करते जाओगे और आयन टूटते जाते, थोड़े 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 टूटते जाते, इसकी कंडक्शन बढ़ती जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस कम आते हैं जब हम दोबारा लेते हैं डिल्यूशन के बाद। पहले इसमें था, फिर इसको डाल दिया, फिर वॉल्यूम बना दिया, तो ये अब इसकी कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है बच्चों, क्योंकि इस पे वॉल्यूम का हिसाब नहीं है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का था, जितना पानी डालोगे उतने आयंस ज्यादा बनेंगे, जितने आयंस ज्यादा बनेंगे उतना ही हमें कंडक्शन मिलेगी। अब इसमें भी कंडक्शन दो तरह की, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जब इनफिनाइट डिल्यूशन हो गया, इनफिनाइट डिल्यूशन में बहुत सारा पानी डाल दिया तो ये एक फिक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसका एक ब्रेक होने का एक पूरा 100% ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद ये नहीं देता, कंडक्शन को बढ़ाता नहीं है, जितनी मर्जी पानी डालते जाओ। इसका इनफिनाइट डिल्यूशन पे भी फिर भी अभी चलता रहता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी पूरा नहीं टूटता, ये कभी 100% टूटता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अभी हमने ऐसे ही एक बार ले लिया आपको लेक्चर, इसकी पूरी डिटेल विद ग्राफ्स विद सारा आगे आएगा, फिर ये दोबारा करेंगे सारा, फिर आपको समझ लगेगा। पर यहाँ के लिए अभी आप इतना ही सीखो। अब इसका थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है, उस पर हम आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने, तो हमने कंडक्टिविटी को समझ लिया, डिल्यूशन का इफेक्ट जो है कंडक्टिविटी पे वो समझ लिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने समझी है कि ऑन डिल्यूशन हाउ द मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वेरीज एंड हाउ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वेरीज, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, हम कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं। तो हम एक सेल ले लेते हैं, ऐसे एक छोटा सा सेल, यहाँ उसके एक इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं हम दो बीच में, और ये इसकी वायर्स हैं, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं अपनी, वो डालते हैं। अब तो एरिया जो है इसका वायर का वो जो प्लेट्स का लेंगे, प्लेट्स का जो एरिया अपना है वो ले लेंगे, और एक ले लेंगे हम इसमें से जो L है, वो है डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये याद रखना आपने, L, और ये A इज एरिया ऑफ द प्लेट। मान लीजिए इसका प्लेट का एरिया, प्लेट एरिया ये होता है A। ठीक है, तो फिर L इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये आप बोलोगे क्यों करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से ध्यान से। अब जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, एक से दूसरी तरफ जाएगा तभी कंडक्शन पूरा होगा, तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे मेजर करते हैं, सॉरी, इनटू L बाय A। तो L बाय जो A होता है, अब ये देखिए, ये आगे अगर आपको लेक्चर स्टार्ट से देखा हुआ आपने, तो कपा L बाय A, L बाय A, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कपा निकाल सकते हैं इससे, और L बाय A निकाल सकते हैं। अब क्या बच्चों, जो L बाय A होता है, यानी लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड और प्लेट्स, इसका हम सेल कांस्टेंट, इसको हम सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये ध्यान रखना आपने,
यहां से हम बड़े आसानी से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्शन है उससे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल पाएंगे। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया अपना ये वाला। तो यहां से हम इतने डिटेल में जाने की इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना आपने। अब ये न्यूमेरिकली हम इसको टैकल करेंगे क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल में नहीं आता है। बस ये वर्ड L/A सेल कांस्टेंट है और L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, कपा ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कपा, वो डाल दिया L/A लिख दिया। अब इसको आप ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अब यहां मैं आगे करता हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, द डिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 m solution, 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin। हर चीज का मायने है यहां वो देखेंगे, इज 1500 ओम। ये आ गया आपका 1500 ओम। तो व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, वो सेल कांस्टेंट क्या है ये बताना है हमें, ठीक है। और आपको बताना है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी is of 0.001 mkcl is 0.146 10⁻³ सीमन पर सेंटीमीटर। तो यहां जाओ, चलिए अब ये क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, यही अपना सारा काम करें। पहली बात तो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये 1500 ओम आ गया आपका। दूसरी बात ये क्या है बच्चों, ये कपा होता है सीमन पर सेंटीमीटर, ये ध्यान से देखना है। तो इसको आप कपा लोगे वर्ड को, ये आ गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इसको बोलने में कंडक्टिविटी, ये ध्यान रखना है कंडक्टिविटी अपनी। अब आ गया बच्चों रेजिस्टेंस 1/कपा L/A, तो ये है आपका सेल्फ कांस्टेंट, ठीक है। ये L/A मैंने बताया था कि सेल कांस्टेंट, आप बोलोगे सेल कांस्टेंट कैसे है। सेल कांस्टेंट का मतलब ये है कि जिसकी हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं उस सेल में जो इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस होता है, उनके बीच का डिस्टेंस और जो एरिया वो तो फिक्स कर दिया ना, वो सेल का कांस्टेंट है जब तक आप चेंज नहीं करोगे इसको, समझे बात है। तो ये डिस्टेंस आ गया बच्चों और ये कपा आ गया यहाँ, ठीक है, और L/A आ गया। अब आपको रेजिस्टेंस दे रखा है वो कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास सेल कांस्टेंट जो है L/A सेल कांस्टेंट, तो ये आ गया आपके पास R/R इंटू कपा 1500 0.146, तो ये आ गया आपके पास। इसको करोगे आप तो 0.219 पर सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा, समझे बात का। अब यहां कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों, देखिए ये तो एक तो बात हो गई। अब अगर मैं 1/R को ऐसे लिखता हूं तो ये कपा आ गया आपके पास, ये वाला आ गया आपके पास। अब R तो डिस्टेंस है बेटे, और जो डिस्टेंस होता है ये कंडक्टिविटी है, और जो कंडक्टेंस वर्ड होता है ये भी कई बार एग्जाम में दे देते हैं, जो कंडक्टेंस होता है ना वो 1/R होता है, ये याद रखियो आप। न्यूमेरिकल्स की कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा। तो सेल कांस्टेंट का मतलब समझा दिया आपको। सेल कांस्टेंट सेल की डायमेंशंस है, ये इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, ये एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स है। सी सेल की डायमेंशन है जो फिक्स है, जो हमने सेल बनाया था। जैसे मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया है,
ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोड की पोजीशन फिक्स कर दी, एरिया ले लिया, वो चेंज थोड़ी करनी हो तो डायमेंशन ऑफ सेल हो गया ना, तो उसको हम सेल क्वेश्चन का नाम दे देते हैं बच्चों। तो ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना है। यहाँ हमने कनेक्टिविटी ऑफ सेल की मेजरमेंट का क्वेश्चन किया है, जो हम बेसिकली एज अ आर्टिकल तो करते नहीं है, बस उसमें से जो आउटकम है वो है। आप अच्छे से ध्यान से इसको याद रखना, समझना, और ये आपको आगे आ जाएगा काम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इसमें आगे काम आ गया अपने पास। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसमें सब कुछ ही डालेंगे, है ना। तो पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, न्यूमेरिकल है। जो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 0.5n solution of salt placed between two platinum electrodes platinum electrodes 2 centimeter apart, 2 centimeter apart। देखिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 2 सेंटीमीटर दूर रखा है, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो हमने ले लिया बच्चों 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हैज अ डिस्टेंस ऑफ 25 ओम, एंड हैज द डिस्टेंस 25 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब आपके काम होगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी डेल्टा ई क्यू कैलकुलेट करना है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो हम करेंगे कैसे बच्चों, ये ध्यान से देखना आपने। ठीक है, चलिए पहली बात तो आपके पास सब कुछ दे रखा है, कंडक्टेंस वाला भी आ गया है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है ये हमने अभी समझा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कपा बोलते हैं। रिवाइंड में देख लीजिए, ये बन जाएगा आपका ये फार्मूला 1/r L/A। तो 1/r कितना है बच्चों आपके पास, कितना है 25 ये पड़ा, और L कितना है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ये 1/50 आ जाएगा सीमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास ये वाला काम, ये बात समझिए आप। ठीक है, बस फिर ये कपा तो आ गया है। इक्विवेलेंट कंडक्शन का हमने फॉर्मूला जो प्रूव कर रखा है, कपा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी सी। ये पता लग गया ना, इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको नॉर्मेलिटी बोला था मैंने क्वेश्चन में आपको। तो कपा तो आ गया 1/50, ये आ गया 1000, और ये आ गया 0.5 आपके पास। ठीक है बच्चों, अब इसको काट दो, ये 10 ऊपर आ गया, ये कट गया, और ये 25 से 40 के पास आएगा, ये आ गया बच्चों 40 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है। ठीक है, तो ये आपके पास ये यूनिट्स आ जाएंगे पर ओम, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएंगे आपके पास इसके यूनिट्स। ये ग्राम इक्विवेलेंट है, पर ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सी नीचे है ना, पर ग्राम इक्विवेलेंट से नॉर्मेलिटी का होता है ना। ठीक है, तो कपा के तो बाकी सारे यूनिट्स आने ही आने। ठीक है, वो साथ आ जाएंगे। चलो ये समझ गए बात आप, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आपको। इसमें हमने कंडक्टिविटी और सेल के जो डायमेंशंस हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया है, और नॉर्मेलिटी दी हुई थी तो वो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यूज कर लिया, फॉर्मूला हमने इसका प्रूव कर रखा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, पार्टी हम आगे बहुत अच्छा और क्वेश्चन है बच्चों। तो ये देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा है बेटे, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन of a
solution containing 1 gram of anhydrous BaCl in 200 centimeter cube of water has been found to be 0.0058 महो पर सेंटीमीटर। महो पर सेंटीमीटर उसने दे रखा है। अब ये याद रखना बच्चों, ये महो पर सेंटीमीटर हो तो या फिर ये ओम पर ओम सेंटीमीटर आ जाएगा, या सीमन पर सेंटीमीटर। ये तीनों यूनिट्स कपा की ही है, तो ये कपा गिवन अपने को, ये ध्यान रखना। ठीक है, हैज बीन फाउंड टू बी कपा, ये दे रखा आपको, ये ध्यान रखना आपके पास। तो व्हाट इज द मोलैरिटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज ये वाली कंडक्टिविटी एंड ये वाली कंडक्टिविटी। अब ये दोनों निकालनी है हमें। तो एटॉमिक वेट जो है बच्चों, बेरियम का तो दे रखा उसने, बेरियम 137 है, क्लोरीन तो 35.5 है, ये तो फिक्स ही है, पता ही है अपने को। ठीक है, तो ये निकालना। अब सर बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप ध्यान से देखो, साथ साथ एक्सप्लेनेशन लीजिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 204। 137 तो इसका ही आ गया, 70 इसके ही आ गई। ठीक है, तो ये बन गया 208, ये 208 आ गया, ये ध्यान रखना। समझे बात? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूलर वेट है बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, तो पता चल गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड 208 बाय। अब बच्चों इक्विवेलेंट वेट मायने रखता है, क्योंकि यहां हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए तो हमें नॉर्मेलिटी चाहिए, नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है। तो ये है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये बेसिकली इसकी वैलेंसी 2 है और इसके पास क्लोरीन भी 2 है ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, 2 क्लोरीन छोड़ता है, या इसकी वैलेंसी 2 है तो नीचे आप 2 लगा देते हैं, इसका 4 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम्स में ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट। अब हमने 1 ग्राम डिसॉल्व किया है 200 सेंटीमीटर क्यूब में। अब पहले निकालते हैं बच्चों मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या था, डब्ल्यू भी याद करवा दूं आपको, 1000 डिवाइडेड बाय क्या था, MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। तो ये तो 1 ग्राम आ गया, ये 208 ग्राम आ गया, ये 1000 आ गया, और ये आ गया 200 और सेंटीमीटर। अब ये आ गई आपकी, ये कट के 5 आ जाएगा आपके पास, ये 5/2008 मोलर सोल्यूशन बन गया। ये मोलैरिटी पर 1000 पर लीटर है। ठीक है बच्चों, अब आपको कपा दे रखा है यहाँ, तो चलो नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर लेते हैं बच्चों, इसमें भी कुछ नहीं है, WB 1000। अब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट नहीं लगेगा, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट लगेगा, तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक इक्विवेलेंट वेट है जो क्या आएगा, कितना है 104, और ये आ गया 1000, और ये आ गया 200, ये कट गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया नीचे आपके पास ऐसे 5/104 और। ठीक है, तो ये आ गया कितनी, नॉर्मल सोल्यूशन आ गया अपने पास। देखिए मोलैरिटी काउंट कर ली, नॉर्मेलिटी काउंट कर ली हमने। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट काउंट कर ली। अब हमें चाहिए इसकी कंडक्टेंस। तो कपा तो हमें दे रखा है, सोल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब का है, ये हमें ध्यान रखना है इसका। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कैसे आगे आता है सोल्यूशन।
चलिए, तो ये आ गया पहला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है अपने पास 0.0058 इंटू 1000 और नीचे आ गई अपनी ये कंडक्टिविटी, ये वाली ये आ गया 5 और 104 आएगा ऊपर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। ये मेरे हिसाब से तो 120.83 है ओम पर सेंटीमीटर इक्विवेलेंट ऐसे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी भी यही आएगा 0.058, 1000 आ गया और नीचे क्या आ गया 5 और ऊपर 208, ठीक है। मोलैरिटी नीचे लगानी थी 5 में 208, ऊपर चला गया। आप इसको जब आप इसको जो कटिंग करोगे तो उसके बाद ये 241 डबल ही आना था नियरली 241, ठीक है, 0.167, तो ये भी वही है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये पर मोल, बाकी यूनिट सेम है, ठीक है। तो ये बन गया अपना ये। अब इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने चेक तो आपके पास यही किया था कि आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी आती है, ये तो सोल्यूशन वही होता है। देखिए कपा, ये मैं आपको फिर दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, ये था सोल्यूशन अपने पास, इसे डाल देते हैं कपा 1000 बाय नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, तो ये सोल्यूशन आपको, ये तो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया और इक्विवेलेंट वेट के लिए, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा वे से ये निकाल दी, बस फिर क्या दिक्कत ही कुछ नहीं है। तो ऐसी आपकी जो टेस्टिंग है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस में की जाती है। अगर आप इसको क्वेश्चन को देखोगे ना तो दिस क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद आपका कनेक्टिविटी का टॉपिक खत्म हो जाता है, यहाँ जनरल वाला बात खत्म हो गई है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे इसकी जो डाइल्यूशन का इफेक्ट है उसको ग्राफिकली अच्छे से पढ़ेंगे, वहीं से कोलास लॉ के लिए जाएंगे और वहीं से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरफ बढ़ जाएंगे फिर आगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे फिर हम।